नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपसे एक अपील, न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में ना लें। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। तो खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाएं। राज्य की सीमाएं, जिले की सीमाएं सील की जाएं। शहरों और हाईवे पर मूवमेंट बंद कर दिया जाए। मालवाहक गाड़ियों के अलावा तमाम तरह की मूवमेंट बंद की जाएं। प्रवासी मजदूरों के लिए खाने रहने का प्रबंध करें और जरूरतमंदों के लिए भी रहने और खाने का इंतजाम करें। मजदूरों को बिना किसी कटौती के पैसा मिले। मजदूरों से घर का किराया भी ना मांगा जाए। इसे सुनिश्चित किया जाए। ये जो निर्देश दिए गए हैं, इसे सुनिश्चित किया जाए। जो बाहर से पहुंच गए हैं उनके लिए 14 दिन का क्वारंटाइन की व्यवस्था की जाए। लॉकडाउन सभी के हित में है। ये तमाम तरह के निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं। सख्त निर्देश, एडवाइजरी जारी की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। सभी राज्यों को सख्ती से इनका पालन करवाना है। जरूरतमंदों के रहने खाने का भी इंतजाम किया जाए। इस तरह के तमाम निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त निर्देश दिए हैं और इसका असर भी नजर आने लगा है। शहरों और हाईवे में जो लगातार मूवमेंट हो रहा है उसे बंद करवाया जाए। प्रवासी मजदूरों के खाने रहने का प्रबंध करें। जरूरतमंदों के लिए रहने खाने का इंतजाम किया जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को इस तरह के सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। राज्य की सीमा, जिले की सीमा सील की जाए। शहरों में हाईवे पर मूवमेंट जो लगातार चल रहा है, छूट के नाम पर जो मूवमेंट चल रहा है, उसे तत्काल बंद कर दिया जाए। मालवाहक गाड़ियां जो सामान लेकर आ रही हैं, यहां से वहां जा रही हैं, ट्रक हैं इसमें शामिल और बड़ी गाड़ियां हैं, लगेज गाड़ियां हैं, उनका मूवमेंट रहेगा। इसके अलावा तमाम तरह के मूवमेंट बंद किए जाएं। शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो, हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, सख्ती, धीरे धीरे सख्ती की तरफ ये इशारा है जो एडवाइजरी आज जारी की गई। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से मूवमेंट हो रहा था वर्कर्स का, माइग्रेंट वर्कर्स का और मजदूरों का पिछले कुछ दिनों में, जिसको देखकर गृह मंत्रालय ने कड़ा कदम उठाया है और सभी राज्यों से निर्देश दिया गया है कि सख्ती से जो भी बॉर्डर्स उनको सील किया जाए, लोगों की मूवमेंट उस पर ना हो और सिर्फ वस्तुओं की मूवमेंट हो। और वहीं साथ ही साथ एक बड़ा संदेश ये भी है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स, क्योंकि बड़ी तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों की तरफ निकले हैं, तो जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों के लिए निकले हैं, उनको उनके गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन पर ही उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा, यानी कि निगरानी में रखा जाएगा। ये मैंडेटरी कर दिया गया है। वहीं साथ ही साथ जो मजदूर नहीं निकले हैं शहरों से और जो वर्कर्स अभी भी यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी जो उनका वर्कर होगा वो उनका वेतन नहीं काटेगा और सही
समय पर उनका वेतन पूरा दिया जाएगा बिना किसी कटौती के। वहीं जो किराए पे रहते हैं मजदूर, उनसे भी 1 महीने का किराया नहीं वसूला जाएगा और साथ ही साथ ना ही उनको खाली करने के लिए कहा जाएगा। तो कुल मिला के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मूवमेंट कम से कम हो सके और कोरोना वायरस से निपटने के लिए जितना ज्यादा इस तरह के कदम उठाए जाएंगे उतना बेहतर होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए, इस एडवाइजरी को बहुत आसान शब्दों में समझने के लिए। तो ये आपने देखा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें सख्ती बरतने के लिए कहा गया है, क्योंकि पलायन हो रहा है, बड़ी मात्रा में पलायन हो रहा है और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। इन सबके बीच प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित 5 नए मामले और सामने आए हैं। नए पॉजिटिव मामलों के सामने आने के बाद कोविड-19 से पीड़ितों की संख्या 34 से बढ़कर 39 पहुंच गई है। ये 5 नए मरीज इंदौर में सामने आए हैं। इन सबके बीच प्रदेश में जबलपुर में कोरोना वायरस से एक की जो संदिग्ध मरीज थी, महिला मरीज, उनकी मौत का भी मामला सामने आया है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है और इनके पति की एक ट्रैवल हिस्ट्री भी है। शेड्यूल की ये महिला है। इनका पति 10 दिन पहले ही सऊदी अरब से लौटा था और जो लक्षण महिला में थे वो कोरोना संक्रमण के थे। यही वजह है कि जबलपुर रेफर किया गया था। फिलहाल मेडिकल टेस्ट के लिए, जांच के लिए ये भेजा गया है सैंपल, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई है। छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। देवेंद्र नगर में लंदन से लौटे युवक का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके साथ ही रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 हो गई है। बताया जा रहा है कि लंदन से लौटने के बाद इस युवक ने जानकारी छिपाई थी, लेकिन पड़ोसियों को इसकी भनक लगी। पड़ोसियों ने इस बात की जानकारी दी, टेस्ट कराया गया और उसमें ये कोरोना पॉजिटिव निकला है। एम्स में इसका इलाज चल रहा है। और इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण ने सभी को चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि कलेक्टर मनीष सिंह ने फरमान सुना दिया है कि अब इंदौर में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। फल और सब्जियों की दुकानें भी बंद रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन 1-2 दिन का नहीं, थोड़ा लंबा चलेगा, लिहाजा 10-15 दिन शांति रखें। घर में जो अनाज है वो खाएं, सब्जियों के पीछे ना भागें। सब्जी खाना ज्यादा जरूरी नहीं है। आलू, प्याज, दाल, रोटी, चावल से काम चलाएं। लॉकडाउन के दौरान किराना दुकान और सब्जी की दुकानें भी बंद रहेंगी। जरूरत होगी तो होम डिलीवरी के जरिए चीजें पहुंचाई जाएंगी। वाहनों से संबंधित ऑड इवन आदेश भी निरस्त कर दिया गया है। लॉकडाउन करना है। जो स्वयंसेवी संगठन खाना बंटवाने के नाम पे पूरे शहर में भीड़ इकट्ठा हो रही है, मैंने स्ट्रिक्टली पुलिस कंट्रोल रूम को बोला है, सभी टीआई को मैसेज हो गया है। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया स्वयंसेवी संगठनों से, हमें जरूरत पड़ेगी, मैं सबको जानता हूँ, मैं बुला लूंगा उन लोगों को। ये सारे दूसरे जो बच्चे लोगों के लिए ये हुआ था, थानों में भीड़ लग रही थी परमिशन लेके बाहर जाने का, वो भी स्ट्रिक्टली हमने मना कर दिया है पुलिस को। कोई भी बच्चा, जो भी बच्चा जिस हॉस्टल में रह रहा है, उस हॉस्टल संचालक की जिम्मेदारी है कि बच्चा जब तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं वहाँ बच्चे को खाने पीने की व्यवस्था हो, हॉस्टल संचालक उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। कहीं अगर बच्चों को तकलीफ होगी तो संबंधित हॉस्टल संचालक जिम्मेदार माना जाएगा। यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव, पूरा शहर चाहता है, जो मेरी बात है, पूरा शहर कंप्लीट लॉकडाउन चाहता है यहाँ पर। तो शहर की ही मंशा है कि लॉकडाउन हो, शहर सुरक्षित रहें लोग, ये रोग ना फैले कहीं पे, और जहाँ आ भी गए हम लोग नियंत्रित कर लेंगे। और इंदौर के एमआरटीबी हॉस्पिटल से देर रात एक कोरोना पॉजिटिव मरीज और एक संदिग्ध मरीज भाग गया। गनीमत यह रही कि रिश्तेदारों के घर तलाश करने के दौरान दोनों मरीज मिल गए। दरअसल एमआरटीबी अस्पताल में भर्ती पॉजिटिव मरीज रात में हंगामा कर रहे दर्जनों मरीजों के साथ शामिल होकर अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर कोसने लगा। कर्मचारियों ने जब इससे पूछताछ की तो पता चला वो कोरोना पॉजिटिव है, आइसोलेशन में रखा गया है। इस दौरान वो एक संदिग्ध मरीज के साथ मिलकर यहां से फरार हो गया। मरीज के भागने की सूचना दी गई स्वास्थ्य विभाग को, आला अधिकारियों को, पुलिस को दी गई और रैपिड एक्शन फोर्स को रवाना करना पड़ा। दोनों भागे मरीजों के घर टीम पहुंची, नहीं मिले, रिश्तेदारों के घर खंगाले गए, तब ये लोग मिले और फिर इन्हें वापस अस्पताल लाया गया है।
देखिए, एक जानकारी ये थी कि जो दो मरीज़ थे, दरअसल एक पॉजिटिव था और एक सस्पेक्टेड था। किन्हीं कारणों से ये बाहर टहलते टहलते और एब्सकॉन्ड हो गए थे। जैसे ही ये जानकारी मिली, इनके पते पर गए, पर ये पते पर नहीं पाए गए। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारी टीम ने ये पता किया, तो ये दूसरी जगह पर अपने रिश्तेदार के यहाँ पाए गए। और फिर हमारी हेल्थ टीम, पुलिस प्रशासन और एसडीएम के माध्यम से इनको पकड़कर वापस से इनको एमआरटीवी में भर्ती करा दिया गया है। सर फर्दर प्रोसेस क्या है? ये कहाँ गए थे? उस एरिया को भी सैनिटाइज करने की जी, तैयारी है? ये जिस घर में गए थे उस घर के से भी एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया जो उनके साथ में था, जिनके साथ में ये लोग गए थे। उस व्यक्ति को हम अभी पूरी हिस्ट्री ले ली है और उसका भी हम सैंपल कराएंगे। इसके साथ में उस पूरे घर को हम लोग क्वारंटाइन में रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उनके भी हम लक्षण आधारित सैंपल कराएंगे। और लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सफाई कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए उनका हाथ बटाया। दरअसल प्रहलाद पटेल व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निकले थे। इस दौरान रामपुर स्थित ब्रजमोहन नगर और बड़ा फुहारा में चल रहे सैनिटाइजेशन के काम का उन्होंने जायजा लिया और निगम अधिकारियों के साथ प्रहलाद पटेल ने खुद भी स्प्रे पंप लेकर सैनिटाइजेशन किया। युवाओं से इस काम में सफाई कर्मियों की मदद करने की अपील उन्होंने की है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि सफाई कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं, इन्हें थकान होती है, इसीलिए 20 से 40 वर्ष के उम्र के युवा जब इन्हें काम करते हुए देखें तो वे इन्हें आराम करने के लिए थोड़ा वक्त दें और खुद इनका काम करके सहयोग करें। प्रार्थना है कि जो सुरक्षा में लगे लोग हैं और जो सैनिटाइज करने के काम में लगे हुए लोग हैं, और तीसरा मैं मानता हूं कि पैरामेडिकल स्टाफ, 3 ऐसी ज़रूरतें हैं जो समाज को ज़बरदस्त तरीके से लगेगी। कभी ना कभी आपको रिलीवर चाहिए और इसलिए मैं 20 साल से 35 साल की उम्र के जो भी नौजवान हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई सैनिटाइज करने आपकी कॉलोनी में आया है तो 1 घंटे आप उस काम को ले लीजिए। इसमें बहुत तकनीकी काम नहीं है और इसमें अगर आप उनकी मदद करेंगे तो वो एक अच्छे डिलीवर की तरह आप उनका सहयोग कर पाएंगे। एक ज़रूर इसमें सावधानी रखिए कि आप स्वयं स्वस्थ रहें, साहसी बने, जानकार बने और संकल्पवान बने ताकि कोई खतरा आप मोल ना लें। और आर्थिक तंगी और कोरोना के कहर के बीच गरीब परिवार की एक बेटी का जज्बा सबक दे रहा है। स्वाभिमानी बेटी की हिम्मत भरने वाली कहानी आपके भी दिल के अंदर तक उतर जाएगी। नरसिंहपुर के बरमान की श्वेता साहू किताबों में उलझे रहने वाली इस उम्र में 10वीं कक्षा की ये छात्रा जिंदगी के तमाम झंझावातों से जूझ रही है। सही गलत का फैसला न कर पाने वाली इस उम्र में वो सिलाई कर परिवार की जिम्मेदारी उठाए हुए है। छोटी उम्र का बड़ा स्वाभिमान ही है कि जब देश को जरूरत पड़ी तब ये बेटी सबसे आगे खड़ी हुई। कोरोना महामारी के दौरान जब बाजार से मास्क गायब हो गए तो श्वेता जुट गई मास्क बनाने में। मैं जो ये कॉटन का मास्क तैयार कर रही हूँ, हालांकि मास्क मार्केट में सभी जगह उपलब्ध है और महंगे से महंगे मिल रहे हैं और आप उस मास्क का सिर्फ एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ये कॉटन का मास्क तैयार कर रही हूँ इसको आप धुलने के बाद दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं और मैं इसे मात्र 10 रुपये में लोगों को दे रही हूँ। खुद गरीबी और तंगहाली में जीने वाली इस बेटी की कहानी इतनी सी नहीं है। हौसला पस्त करने वाले हालात में भी ये स्वाभिमानी लड़की अपनी लड़ाई खुद लड़ती रही। कोरोना महामारी में जब बड़े बड़े धन्ना सेठ मास्क की कालाबाजारी कर अपनी तिजोरियां भरने लगे, तब श्वेता ने 10 रुपए में मास्क बेचकर धन्ना सेठों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। मैं भी इसे फ्री बांट सकती थी और फ्री देना भी चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर में हमारे परिवार के भरण पोषण के लिए हमारे पास इस मशीन के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए हम जितने कम रेट में हो पा रहा है मैं इस मास्क को लोगों को दे रही हूँ। खुद पैरों पर खड़ी परिवार को दिशा देने में जुटी श्वेता संकट के समय देश के साथ है। मौजूदा वक्त में अच्छों के माथे पर लकीर है। बावजूद इस बेटी का हौसला और स्वाभिमान हमें हालात से लड़ने और आगे बढ़ने की सीख दे रहा है। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है। लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। इसी लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब
अपने एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं बीएचयू के डॉक्टर प्रद्योत प्रकाश, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए, उनके मन में जो आशंकाएं उठ रही हैं उन्हें दूर किया। नमस्कार, मैं प्राची दुबे, आयु 24 वर्ष, निवासी रायबरेली। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कोरोना क्या जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है? सर, मैं संतोष बोल रहा हूँ उड़ीसा बड़बिल से। डॉक्टर साहब, हमें एक बात जाननी थी, ये जो कोरोना वायरस अभी चल रही है वो क्या जानवर से इंसान को आ सकती है क्या? जी हाँ, ये जानवरों से ही आता है। जो प्रेजेंट एपिडेमिक जो महामारी फैली है कोविड-19 की, ये सार्स कोरोना वायरस 2 बैट या चमगादड़ से ही आया है। मेरा नाम मोहम्मद शाह देखिए, मैं 27 साल का हूँ और दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या हमें नॉनवेज से परहेज करना चाहिए? मैं सौम्य सौरभ, भुवनेश्वर, उड़ीसा से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या हमें नॉनवेज खाने से परहेज रहना चाहिए? अपने देश में कोई भी नॉनवेज प्रिपरेशन हम पूरी तरह पका कर खाते हैं, ऐसे में इसका कोई डर नहीं है। हेलो सर, मेरा नाम आकांक्षा अभिषेक राज है और मैं कानपुर से हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल जो ये कोरोना डिसीज फैली हुई है, इसमें हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या नहीं? प्रयागराज से मैं अभयराज। सर, मैं इस समय हाई स्कूल में स्टडी कर रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि इस समय हम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या नहीं? मैं सौम्य प्रकाश मुंडा, केवंझर, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। क्या सर मैं इस वक्त मॉर्निंग वॉक कर सकता हूँ? इस लॉकडाउन के फेज में चूंकि घर से बाहर निकलना मना है, तो हम सभी को 30 मिनट एक्टिव एक्सरसाइज अपने घर पे ही करना चाहिए। पार्क में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम फिर सोशल डिस्टेंसिंग के अपने नियम को तोड़ देंगे। मेरा नाम अनुभव सिन्हा है, दानापुर के सगुना मोड़ के पास मैं रहता हूँ। पहले से जो लोग शुगर, बीपी आदि के पेशेंट हैं, उनके लिए एक समस्या ये हो गई है कि दवाओं के लिए बाहर निकलना पड़ता है। वैसे में कम्युनिटी इन्फेक्शन का भय भी रहता है उनके अंदर। ऐसे लोगों को के बारे में कुछ ऐसी बात बताएं ताकि उन्हें इस संकट की घड़ी में राहत हो। उनको अपनी दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए, और चूंकि ये मरीज हाई रिस्क कैटेगरी के हैं इस महामारी में, इनको अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से भी हमेशा एक दूरी बनाए रखना होगा, क्योंकि कोई भी परिवार का सदस्य अगर संक्रमित होकर घर आ गया और उसके लक्षण आने से पहले ये बीमारी उनको संक्रमित कर सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि जो खुद इन बीमारियों से संक्रमित हैं वो घर से बाहर बिल्कुल लॉकडाउन के फेज में ना निकलें। मैं हैदराबाद से अमिता सिन्हा हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि बच्चों को इस संक्रमण से बचाने के लिए क्या उपाय और एहतियात बरतने चाहिए? मेरा नाम सपना लोखंडे है। मैं मध्य प्रदेश के मुल्ताई की रहने वाली हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है, ऐसे मुश्किल घड़ी में हम अपने बच्चों की देखभाल के लिए क्या सावधानी बरतें? बुजुर्गों के माफिक ही छोटे बच्चों को भी हम एक दूरी बनाने का एक शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे से दूरी बनाकर ही बात करें, क्योंकि ये देखा गया है कि छोटे बच्चे संक्रमित होने के बाद लक्षण तो नहीं इस बीमारियों के दिखाई देते हैं इन बच्चों में, लेकिन ये 48% बच्चे जो हैं वो संक्रमित होकर दूसरे को संक्रमण दे सकते हैं। ये कैरियर के रूप में ये सोसाइटी में इन्फेक्शन को फैलाने का रिस्क रखते हैं। मिर्जापुर से जटाशंकर। कोरोना महामारी चलते आज हर कोई परेशान है। हम सभी के घर में बच्चे, बूढ़े, माँ बाप हैं और जिनके घर में दादा दादी भी हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि खासकर बुजुर्ग लोग अपना ख्याल कैसे रखें। मैं सासाराम बिहार से आनंद कुमार बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, वृद्धों को इस प्रभाव से कैसे बचाया जाए? कौन कौन से आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि इसका बचाव किया जा सके? बुजुर्ग
बाकी सदस्यों से दूरी बना के रखें, क्योंकि संक्रमित होने के बाद अगर उनमें रक्तचाप या डायबिटीज़ या दमा का रोग है तो ये उनको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है। इसलिए दूरी बनाना ही उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है। मैं सासाराम बिहार से डॉक्टर संजय पाठक बोल रहा हूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पुलिसकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, अखबारों के संवाददाता हैं, चिकित्सक हैं, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, जो घर घर जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं, वो अपने को कैसे बचाएं? मैं विजय शर्मा हैदराबाद से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ लोग हैं जिनको अभी भी अपने कार्य के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और निरंतर जाना पड़ रहा है। तो समस्या ये भी है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके साथ इस कोरोना से लड़ने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि ये संक्रमण हमारे मुख और नाक के म्यूकोसा को छूने से होता है या हम जब ड्रॉपलेट इनहेल करते हैं तो होता है। तो ऐसे में जो रेगुलर जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे, जो जाना उनके लिए ज़रूरी है, तो परहेज के लिए उनको मास्क लगाना ज़रूरी है। दूसरा, ये मास्क हमारे कुछ लोगों को ये एक आदत होती है अपने मुख और नाक को छूने की। ऐसी स्थिति में ये मास्क हमें बचाता है अपने ही संक्रमित हाथों को अपने ही नाक और मुंह को छूने से। और समय समय पर बीच बीच में हमें अपने हाथों को साबुन पानी से या सैनिटाइजर से साफ रखते रहना चाहिए जब तक कि हम वापस अपने घर को लौट नहीं आते।